चलिए जरा कल्पना करते हैं 17वीं सदी के कलकत्ता की। एक ऐसा शहर जो अभी बस ही रहा था। और यहाँ न्याय पाने का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं था, बल्कि न्याय समझिए एक चौराहे जैसा था, जहाँ तीन अलग अलग शक्तिशाली कानून व्यवस्थाएं आकर मिलती थीं। तो सोचिए, ये कोई बस कहने की बात नहीं है। ये उस नई बस्ती में रहने वालों के लिए एक असली दुविधा थी। एक ऐसी जमीन पर रहना जहां कागजों पर तो हुकूमत मुगल साम्राज्य की थी, लेकिन असल में कानून चलाने वाले कई थे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सिस्टम से। वो कानून जो आधिकारिक तौर पर पूरे इलाके का कानून था, यानी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का कानून। मतलब ये एक टॉप डाउन सिस्टम था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कानून की सारी ताकत एक ही जगह से आती थी, सीधे सम्राट से। वही सबसे बड़े जज थे और उनका फैसला ही आखिरी माना जाता था। और देखिए, सम्राट के इस न्याय को जमीन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों की एक पूरी फौज थी। काजी से लेकर फौजदार तक हर किसी का काम साफ साफ बटा हुआ था, ताकि शाही फरमान देश के हर कोने तक पहुंच सके। तो इसका नतीजा क्या निकलता था? देखिए, न्याय तो मिलता था और कभी-कभी तो बहुत जल्दी भी मिल जाता था। पर वो न्याय कितना सही होगा, ये कानून से ज्यादा उस अधिकारी के मूड पर, उसकी मर्जी पर निर्भर करता था। अच्छा, तो ये तो हो गई शाही दरबार की बात। अब वहां से निकलकर सीधे जमीन पर आते हैं, जहां ज्यादातर लोगों के लिए न्याय का पहला दरवाजा कुछ और ही था। देखिए, जमींदार का काम सिर्फ टैक्स या लगान वसूलना नहीं था। असल में वो इससे कहीं ज्यादा था। वो अपने इलाके का एक तरह से जज भी था, पंच भी था, जो रोज की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाता था। मतलब उनकी अदालत में हर तरह के मामले आते थे, जमीन और लगान के झगड़ों से लेकर छोटी मोटी चोरियों तक। आप सोच सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनका फैसला कितना ज्यादा मायने रखता होगा। और यही वजह थी कि जमींदार इतने जरूरी थे। वो गांव के बीच बैठकर ही फौरन न्याय दे देते थे। हाँ, एक बात जरूर थी, वो न्याय हमेशा निष्पक्ष हो, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो अब इस पूरी कहानी में एक नए और सबसे ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री होती है, जिसका मकसद बाकियों से बिल्कुल अलग था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जहां मुगलों का कानून परंपरा पर और जमींदार का न्याय स्थानीय रिवाजों पर टिका था, वहीं कंपनी का कानून वो सिर्फ एक चीज के लिए बना था, मुनाफा। और यहीं से एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जरा सोचिए, जो कंपनी किसी पर मुकदमा कर रही है, जज भी उसी कंपनी का एक कर्मचारी है, तो फिर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा देता है। जब जज और मुकदमा करने वाला एक ही हो, तो क्या इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? क्या वो कभी निष्पक्ष हो सकता है? तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था कैसी थी? कोई तयशुदा कानून नहीं थे। जो जज था उसी के हाथ में सारी ताकत थी, और सजा वो भी ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए हो। बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन था ये। तो सवाल ये उठता है कि जब एक ही शहर में ये तीन अलग अलग कानून की नदियां, मुगल, जमींदार और कंपनी, एक साथ बह रही थीं, तो हुआ क्या? क्या सिर्फ टकराव हुआ? और इसका जवाब है नहीं। ये सिर्फ टकराव या अफरा तफरी का दौर नहीं था, बल्कि ये एक ट्रांजिशन का, एक दूसरे में घुलने मिलने का समय था, जिससे एक बिल्कुल नए कानूनी ढांचे ने धीरे धीरे जन्म लेना शुरू कर दिया। और ये टेबल इस पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। हम देख सकते हैं कि कैसे तीनों सिस्टम एक साथ काम तो कर रहे थे, लेकिन सबके मकसद, सबके काम करने का तरीका और उनका दायरा, सब कुछ बिल्कुल अलग था। और यही सबसे अहम बात है इस पूरी कहानी की। भविष्य में इन तीनों में से कोई एक सिस्टम पूरी तरह से नहीं जीता, बल्कि जीत एक नई हाइब्रिड प्रणाली की हुई, जो इन तीनों के ही अलग अलग हिस्सों को मिलाकर बनी थी। और ये हमें आज एक बहुत बड़ी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। करीब 300 साल पहले शुरू हुई इस तीन तरफा कानूनी विरासत की गूंज आज के हमारे मॉडर्न जटिल कानूनी सिस्टम में कितनी गहराई तक सुनाई देती है, ये सोचने वाली बात है।